नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मुक्तिबोध द्वारा रचित एक लंबी कविता का अंत शीर्षक निबंध पर चर्चा करेंगे। आगामी परीक्षा की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण निबंध है। इस निबंध की विशेष बातें मैं आपको बताऊंगी जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होंगी। साथ ही साथ रचनाकार से भी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम चर्चा करते हुए चलेंगे। पहले रचनाकार के विषय में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। निबंधकार कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का ये पूरा नाम है, कई बार परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है। मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? 13 नवंबर 1917 ईस्वी को मध्य प्रदेश में श्योपुर, ग्वालियर। मुक्तिबोध जो है उनका जो समूचा रचना संसार है उसमें शोषित, पीड़ित और दलित मानवता को समर्पित करके रचनाएं लिखी गई। इन्होंने 1935 के आसपास लिखना शुरू किया है और प्रगतिशील साहित्य हो या प्रयोगवादी साहित्य हो या नई कविता हो, ये तीनों के मध्य पुल बांधने का कार्य करते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। काव्य संग्रह की बात करें तो चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल और तार सप्तक में इनकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1943 ईस्वी में। ये भी परीक्षा उपयोगी है। और इनकी मृत्यु कब हुई? 11 सितंबर 1964 को हबीबगंज, भोपाल में। अब एक लंबी कविता पर वापस लौटते हैं। ये जो निबंध संग्रह है, यह निबंध जो है ये किस संग्रह में प्रकाशित है? तो एक कृति है, उसका नाम है एक साहित्यिक की डायरी। ठीक है। और इसी नाम से वसुधा पत्रिका में एक स्तंभ चला था जिसमें 13 निबंध बारी बारी से प्रकाशित हुए थे। ठीक है। और जबलपुर से ये प्रकाशित होती थी, मासिक पत्रिका थी वसुधा। उसी में सन 1957 ईस्वी में एक लंबी कविता का अंत शीर्षक निबंध प्रकाशित हुआ था। और ऐसे कुल 13 निबंध प्रकाशित हुए और इन 13 निबंधों को मिलाकर एक कृति बनी जिसका नाम बाद में क्या पड़ा? एक साहित्यिक की डायरी। ठीक है। अब ये जो निबंध है एक लंबी कविता का अंत, ये कैसा निबंध है? साहित्य चिंतन और रचना प्रक्रिया पर केंद्रित विचार प्रधान निबंध है। कैसा निबंध है? विचार प्रधान निबंध है। और किस पर केंद्रित है? साहित्य चिंतन, साहित्य के क्षेत्र में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और रचना प्रक्रिया, एक रचनाकार जब एक रचना को रचता है तो वो किस मानसिक स्थिति से गुजरता है, रचना प्रक्रिया कैसे पूरी होती है, उसके केंद्र में ये निबंध रचा गया है। ठीक है। और इस निबंध की जो मुख्य बातें हैं, आइए उससे हम देखते हैं। मुक्तिबोध की छटपटाहट। इस निबंध में हम मुक्तिबोध की छटपटाहट देखते हैं। समाज के प्रति, साहित्य के क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार है उसके प्रति, एक तरीके से वो तनाव में अपने मन के भीतर भी संघर्ष करते हुए दिखते हैं, बाहर भी वो संघर्ष करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो उनके मन की छटपटाहट हमें इस रचना में दिखाई देती है। साथ ही साथ इस कविता में लंबी कविता की विशेषताएं दिखाई गई हैं। लंबी कविता कैसी होती है, वो छोटी कविता से कैसे अलग है, इस बारे में भी रचनाकार ने विचार किया है। इस रचना में यथार्थ को विशेष महत्व दिया गया है। वास्तविकता, जो जीवन की सच्चाई है, उस पर विशेष महत्व रचनाकार ने डाला है। साथ ही साथ इस रचना में हम मुक्तिबोध के जीवन का संघर्ष देखते हैं। उनके जीवन की कठिनाई, परेशानियां हमें दिखाई देती हैं। साथ ही साथ समाज में जो विषमताएं हैं, जो भेदभाव की स्थिति है, जो अंतर है, उसका भी चित्रण इस रचना में हुआ है। ये रचना लिखते समय रचनाकार ने व्यंग शैली का भी सहारा लिया है। वो हंसी ठिठोली के माध्यम से तीखे चुभने वाली बातें भी बड़ी आसानी से कह जाते हैं, तो रचना को पढ़ते हुए पाठक को आनंद भी आता है।
साथ ही साहित्य के क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार है, अवसरवादिता है, भ्रष्टाचार हो गया, अवसरवादिता या मंडली जो दल बना हुआ है साहित्यकारों के मध्य, वो भी रचनाकार ने उसका भी खुलासा किया है, भांडाफोड़ किया है। अंत में रचना जो है आशावादी है और रचनाकार जो है अपने बेहतर भविष्य की कामना करता हुआ दिखाई देता है। तो ये मोटी मोटी जो बातें थी कि ये निबंध में, यह निबंध किस विषय को लेकर चला है या इसके मध्य कौन कौन सी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर रचनाकार ने हमारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। अब निबंध को देखते हैं और उसकी महत्वपूर्ण प्रसंगों पर चर्चा कर लेते हैं। एक लंबी कविता का अंत, शीर्षक से हम क्या समझते हैं कि एक लंबी कविता का अंत हुआ है, ठीक है। और आप आरंभ में ही देख सकते हैं, रचनाकार लिखते हैं, कल ही मैंने एक लंबी कविता खत्म की। तो मुक्तिबोध यहाँ कवि के रूप में हमें दिखाई देते हैं कि वो कल ही अपनी एक लंबी कविता खत्म कर चुके हैं, लेकिन उसका अंत उन्हें पसंद नहीं आता है, शिथिल सा उन्हें जान पड़ता है और अंत के बारे में वो सोचते बहुत हैं, लेकिन वो जितना सोचते हैं वो कविता और लंबी होती चली जाती है। और जैसे ही कविता लंबी हो जाएगी तो दो परेशानियां रचनाकार के समक्ष आती हैं। क्या क्या? मासिक पत्रों में, मासिक पत्रिकाओं में प्रकाशित नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा लंबी है, उसमें असुविधा होती है। और दूसरी तरफ कोई श्रोता मिल जाए तो थोड़ी देर वो रचना को सुनेगा, उसके बाद उसे क्या हो जाएगी, इतनी लंबी कविता सुनने के बाद उसे उबन होने लगेगी, वो उब जाएगा। तो क्या करें, ये इस उधेड़ बुन में पड़े हुए हैं कि क्या करें, उसे छोटा कर दें और या फिर उसके भीतर जो उन्होंने बातें कही हैं, जो गुत्थियां, जिन उलझनों पे उन्होंने चर्चा की है, जो समस्याएं उन्होंने इस रचना में दिखाई हैं, क्या उन्हें छोड़ दें या अपनी अभिव्यक्ति के लिए जो विकास का अवसर उन्होंने दिया है उन बातों को वहीं छोड़े, या फिर आज मैं, इस पंक्ति को हम देखते हैं, आज मैं महीने भर से उस कविता के चक्कर में पड़ा हुआ हूं। तो वो अपनी परेशानी भी बताते हैं। क्या बता रहे हैं कि कविता तो वो लिख रहे हैं, कविता के माध्यम से वो अपने मन की भावनाओं को भी अभिव्यक्ति दे रहे हैं, ठीक है, जो विचार उनके मन में आते जा रहे हैं। और अगर वो उसे छोटा कर देते हैं तो वो जो बातें उन्होंने बताई हैं, जो समस्याएं उन्होंने बताई हैं, वो फिर कहीं छिप जाएंगी, वो प्रकट नहीं हो पाएंगी। और हंसी मजाक की ही ये बात है कि वो क्या कहते हैं, या यूं कहिए कि ये कविता हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी है। और लोगों के पत्र आते हैं, लेकिन मित्रों के, अपरिचितों के पत्र आते रहते हैं, वो पत्र का जवाब तक नहीं देते और तब सोचते हैं जवाब देने की बात जब लोग बहुत बुरा मान जाते हैं या उन्हें गाली देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। जब संबंध बिगड़ने की स्थिति होती है तब वो क्या करते हैं, पत्र का जवाब देने के लिए तैयार होते हैं। तब मैंने कलम ली और उन्हें 2 शब्द लिख दिए, ठीक है। तो वो पूरी तरीके से कविता में ही डूब गए हैं। कब से? आज मैं महीने भर से उस कविता के चक्कर में पड़ा हुआ। यहां तक बात समझ में आ गई कि कविता उनके पीछे पड़ चुकी है हाथ धोकर। फिर वो क्या कह रहे, देखिए, कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही है। अब वो आगे क्या कह रहे हैं, देखिए, कि अगर ये कविता भावावेश पूर्ण होती तो एक बार उसके आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। भाव आवेश की बात की है, तो भावनात्मक तौर पर जब कविताएं लिखी जाती हैं, जब अपनी भावनाएं हम व्यक्त करते हैं, तो वो क्षणिक होती हैं, उत्पन्न हुई और वो एक झटके में रचनाकार उसकी अभिव्यक्ति कर देता है। लेकिन यहां वो असंभव है। अब आगे देखिए क्या है
इसी तथ्य को मैं यूं कहूंगा, क्या कहेंगे, यथार्थ के तत्व परस्पर गुंफित होते हैं, साथ ही पूरा यथार्थ गतिशील होता है। ये नई कविता की विशेषता बतला रहे हैं कि बौद्धिक स्तर पर ये कविताएं काफी मुखर होती हैं, यथार्थ से जुड़ी होती। यथार्थ के तत्व कैसे होते हैं? यथार्थ के तत्व परस्पर गुंफित होते हैं, एक दूसरे में उलझे हुए होते हैं। और यथार्थ कैसा होता है? गतिशील होता है, एक बात से दूसरे बात में पहुंच जाते हैं रचनाकार। और यही कारण है कि वो छोटी कविता लिख नहीं पाते, मतलब वो सच्चाई की बात लिखते हैं, भावनाओं को यहाँ व्यक्त करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ वास्तविकता की बात हो रही है। वो कहते हैं कि अगर भावावेश में वो पूर्ण कविताएं लिखते तो एक झटके में वो भावनाएं व्यक्त कर देते और उनकी छुट्टी हो जाती। लेकिन ऐसा यहाँ असंभव है, क्योंकि वो नई कविता लिख रहे हैं, लंबी कविता लिख रहे हैं। और कैसी होती है लंबी कविता? लंबी कविता यथार्थ के तत्व उसमें परस्पर उलझे हुए रहते हैं। कैसे? गतिशील, एक यथार्थ, एक वास्तविकता से निकलते हैं, दूसरे में पहुंच जाते हैं। और यही कारण है कि उलझन की सृष्टि होती है, उलझ जाते हैं और छोटी कविता वो नहीं लिख पाते हैं। और उनकी अगर कोई कविता छोटी है तो इसका मतलब क्या है कि वो अधूरी है, छोटी ना होकर अधूरी है। और यहाँ वो अपनी बात कह रहे हैं, अगर वो छोटी कविता लिखते हैं इसका मतलब उनमें जो अभिव्यक्ति उन्होंने दी है वो अभी अधूरी है, जो वो बात अपनी रखना चाहते थे वो पूरी नहीं रख पाए हैं। अभिव्यक्ति करना मतलब अपनी बात को रखना। अब क्या होता है देखिए आगे, यही कारण है कि लोग जब उनकी लंबी कविताएं देखते हैं तो क्या कहते हैं कि गद्य लिखिए, गद्य में रचनाएं कीजिए। उसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें वो बताने लगते हैं कि उनके पास किताब रिव्यू करने के लिए आई है और उसके विषय में भी वो बताते हैं कि रिव्यू करना आग से खेलने के समान है, ठीक है। और साथ ही साथ अब यहां से हम देखते हैं कि वो अब रचनाकारों के विषय में, साहित्य जगत के लोगों के विषय में अपनी बात रखने लगते हैं। जो बात मैंने अभी बताई थी कि साहित्य में मंडली, भ्रष्टाचार, अवसरवादिता जो है उसके विषय में अब वो यहाँ कहने लगते हैं। क्योंकि किताबें लिखकर क्या होगा, भौतिक उन्नति के लिए ही कार्य करना चाहिए, अपनी आर्थिक और भौतिक उन्नति मतलब धन अर्थ के लाभ में भी लोग रचनाएं लिखते हैं, रिव्यू देते हैं, ठीक है। इसलिए इस साल में अगर 4 किताबें 4-1 लिखकर 4-1 की आमदनी नहीं की तो क्या हुआ। इसलिए मुझे सलाह दी गई कि मैं उपन्यास लिखूं और अपना दलित दर मिटाऊं। मतलब अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने की भी बात करते हैं। मतलब कुछ रचनाएं धन उपार्जन के लिए भी लिखी जाती हैं, ठीक है। और जैसी उनकी स्त्री आती है, अब यहाँ थोड़ा व्यंग है, उनकी स्त्री टेबल के पास आकर खड़ी हो जाती है और उदास होकर मुझसे कहती कि तुम क्या कर रहे हो, अच्छा कविता, इस पर कितने रुपए मिलेंगे। अब वो सोचते हैं, अब मैं ये सोचता हूँ कि कलम घसीटते हुए मेरे बाल सफेद हो ही गए हैं, मेरे जीवन का ये अंतिम कार्यकाल चल रहा है, तो मैं क्यों ना अपनी कविताओं का संशोधन परिशोधन करके उन्हें प्रकाशन योग्य रूप दे दूं। लेकिन जो ये लंबी कविता है वो कैसी है, जो जिसे वो लिख रहे हैं, हाथ पांव पसारती जा रही, मतलब करने को उनके पास सैकड़ों काम है, लेकिन एक कविता के चक्कर में वो पड़े हुए जिसका अंत उन्होंने कल ही किया है, ठीक है। उसी के विषय में वो बताते जा रहे हैं हमें। अब रचनाकार यहाँ देखिए अपनी एक बुरी बात बताते हैं, क्या है, मुझे एक काम से दूसरे काम में जाने से तकलीफ होती है। तो वो जो एक काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, वो एक समय में एक ही काम कर पाते हैं, एक से दूसरे में जा नहीं पाते। तो वो रचना लिख रहे हैं कविता, तो वही किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ 2 पात्रों के नाम भी निबंधकार ने लिखे हैं। कौन कौन है?
एक है शरद जोशी और दूसरे हैं अक्षय कुमार जी। ये दोनों इनके मित्र हैं, दोनों मेरे अपने हैं, बस यही उनका दुर्भाग्य है, क्योंकि अपनों से ऐंठना, अपनों की उपेक्षा करना, उन्हें गले पड़ी चीज समझना आज के बहुत से कलाकारों का स्वभाव है। तो कलाकारों की विशेषताएं वो बतलाते हैं, मंडलियों की बातें करते हैं, साहित्यकारों के जीवन में जो मंडलियां हैं उनकी भी चर्चा वो करते हैं। मंडलियां मतलब समूह, कुछ विशेष लोगों का समूह, साहित्यकारों का समूह। और घरे बाहिरे की समस्या जो होती है कि जो अत्यंत आत्मीय है उन्हें यूं ही समझा जाए, मतलब जो घर के हैं उनकी कद्र न की जाए और परकीय बाहरी लोगों से आकर्षण हो, विश्वास और श्रद्धा का आस्पद माना जाए, मतलब बाहरी लोगों पर भरोसा है, उन्हें विशेष आकर्षण है उनसे, और घर के लोगों को यूं ही समझा जाए। तो उस बात को भी उन्होंने बताया है। इसके साथ ही हम आगे क्या देखते हैं, फिर वो कहते हैं कि मैं क्या करूं, वो अपनी अपराधी स्वयं को मानते अपनों की उपेक्षा का मैं अपराधी हूं, ये वो मानते हैं। लेकिन वो क्या करे, कविता उनका पिंड नहीं छोड़ रही, और इस कविता में जब से वो उलझे हैं वो बाहर किसी को समय नहीं दे पा रहे हैं। और इसके साथ साथ वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि कुछ लोग रसायन बनाने वाले केमियोगार, एल्केमिस्ट, लोहे को सोना बनाने की फिक्र में लगातार काम करते हुए नष्ट हो गए। यहाँ पागलों की बात हो रही कि पागलों की भी श्रेणियां होती हैं, ठीक है। कुछ दूसरे ढंग के पागल होते हैं, जमीनों में गड़े खजाने को खोजने और कभी भी ना पा सकने में इतना मशगूल रहे कि उनकी फैमिली ने, समाज ने, जमाने ने उन्हें बेवकूफ करार दिया। कई तरह के पागल हुआ करते हैं। अब समझ में आने लगा है कि हो ना हो मैं भी उसी श्रेणी में गिने जाए, स्वयं को ये एक तरीके का व्यंग है, पागलों की श्रेणी में शामिल करते रचनाकार। लेकिन नहीं, अब रचनाकार को बुद्धि आ गई है। वो क्या कह रहे हैं, मैं फिर से समझदार बनने की कोशिश करूंगा और गद्य लिखूंगा। क्यों? क्योंकि लंबी कविता में वो बौद्धिक स्तर पर अभिव्यक्ति तो दे रहे हैं, लेकिन परेशानी यह है कि वो अधिक लंबी होती जा रही है, वो अंत नहीं कर पा रहे हैं। अब वो एक चीज की बात बताते हैं कि जिसका नाम है धुन और जिसका नाम है लौ, ये सब आधुनिक नहीं है, लेकिन आज भी इनका अर्थ जो है, अस्तित्व आज भी विराजमान है। वो मुझे कविता की ही ओर ले जाती है। लेकिन अब रचनाकार कहते हैं कि मैं वचन देता हूं कि कविता नहीं बल्कि गद्य लिखूंगा, जिससे मुझे कुछ आमदनी, कुछ पैसे वो कमा सके और उनका यश भी बढ़े। वो उनके जीवन के संघर्ष को यहाँ दिखाया गया है। आगे वो देखिए क्या बताते हैं, वो मेरे जैसे बहुत से पुराने नयों से भयभीत हैं, ठीक है, डर के मारे अपने पुराने कुर्तों को उतारकर नया बुश कोट धारण कर रहे हैं। कहने का भाव यह है कि नए को देखकर जो पुराने हैं वो भयभीत हो गए, वो भी स्वयं को नया दिखाना चाहते हैं। और जैसे कोई 25-30 साल पहले ये हालत क्या थी कि जो नया लड़का होता था वो भी मूछे रखता था और दूसरे तौर तरीकों से अपने को बुजुर्गों जैसा गंभीर बनाए रखता था, बड़े बूढ़े जैसे रहते थे वैसे ही रहने का प्रयास करता था। लेकिन आज हालत क्या है कि जो बूढ़े हैं वो स्वयं को बुजुर्ग जो है बालक बनाकर दर्शाना चाहते, वो स्वयं ही बालक बनकर रहना चाहते हैं, ठीक है, और उन्हीं के जैसा आचरण भी करते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पहले के समाज और परिवार में बुजुर्गों का वजन था, आज नवयुवकों का और बालकों का जोर है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जिस
भ्रष्टाचार, अवसरवादिता और अनाचार से हमारा समाज व्यथित है, उसकी शुरुआत किसने की है, उसका सूत्रपात किसने किया है? बुजुर्गों ने किया है। और अब श्रद्धा खत्म हो गई है। जो नए नौजवान हैं उनके हृदय में श्रद्धा नहीं बची बुजुर्गों के प्रति। यही कारण है। और विश्वास भी कहीं ना कहीं पनपता गया, विश्वास कहीं ना कहीं खत्म हो गया, अविश्वास का भाव आ गया, अनास्था आ गई है। आस्था जो विश्वास था वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया, श्रद्धा भी चली गई है। और अनास्था जो है आस्था की पुत्री है। ये पंक्ति भी विशेष महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में रखें। आज के नवयुवकों में अगर ये कहा जाए कि केवल धुआं शेष रह गया है और आग नहीं, तो ये रचनाकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है। आग तो है लेकिन वो भीतर ही भीतर है, क्योंकि वो जानता है कि उस आग को बाहर निकालकर कोई फायदा नहीं। पूरा का पूरा समाज भ्रष्टाचार, अनाचार में डूबा हुआ है, तो क्रांति और विद्रोह के लिए कोई स्थान है ही नहीं। इसीलिए सभी अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए हैं। और कानून भी अगर बना है ना, तो वो नियम हो गए, कानून हो गए, वो भी प्रतिभाशाली लोगों की सुविधा के लिए बना है, न कि आम जनता की भलाई के लिए। तो आगे हम बढ़ते हैं। कोई भी ये नहीं चाहता कि विद्रोह की स्थिति में जाए। तो रचनाकार हो और नवयुवक हो, सभी समाज में रहते हुए, उस विषमता को देखते हुए वो क्या पाते हैं? उसी में समझौता करके जीने के लिए विवश है। यहां देखिए एक पंक्ति है, रावण के राज्य का मूल नियम यह है कि जो अपना अनुभूत वास्तव है उस पर पर्दा डालो। कहने का भाव क्या है कि जो महसूस कर रहे हैं, जो अंदर, जो असलियत, जो वास्तविकता हमारे भीतर है, उस पर पर्दा डालो। इसीलिए क्या हुआ है कि हमारे बहुत से कवि और कथाकार उस वास्तव को डर के मारे नहीं लिखते हैं जिसे ये भोग रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये उस वास्तव को इतना अधिक जानते हैं कि अति परिचय के कारण भी उस वास्तव से उड़ जाना और उड़ते रहना चाहते, वास्तविकता से भागते हैं, पलायनवादी दृष्टि सभी रखते हैं। और यथार्थवादी जो दृष्टिकोण रचनाकार के अंदर है, वो चाहते हैं कि रचना के क्षेत्र में भी आए। लेकिन आज का जो समाज है वो जरूरत से ज्यादा समझदार हो गया है। वहां क्या है? वो जरूरत से ज्यादा समझदार हो गया, और समझदारी का यह तकाजा है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं उससे हम समझौता करते हैं। मैंने अभी समझौते की बात की थी कि रचनाकार हो या नवयुवक हो, वो सबके मन में आग है। विद्रोह कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि सबको पता है कानून भी प्रतिभाशाली लोगों की भलाई के लिए है, सुविधा के लिए, आम व्यक्ति, आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है। ये सामाजिक विषमता को दर्शाता है। देखिए अब साहित्य के क्षेत्र में क्या होता है उसे भी देखते हैं हम। आज के साहित्यकार का आयुष कर्म क्या है कि पहले वो विद्यार्जन करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, डिग्रियां लेते हैं और इसी भी साहित्यिक प्रयास करते हैं, फिर विवाह करते हैं, घर है, सोफा सेट है, एरिस्टोक्रेट लिविंग, जो कहते हैं कि राजा महाराजाओं जैसा रहना, कुलीनों जैसा रहना, महानों से व्यक्तिगत संपर्क रखते हैं, श्रेष्ठ प्रकाशकों द्वारा अपनी पुस्तकों का प्रकाशन करवाते हैं, सरकारी पुरस्कार प्राप्त करते हैं अथवा ऐसी ही कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त करते हैं
और फिर 40वें वर्ष में जाकर अमेरिका या रूस जाने की तैयारी करते हैं। किसी व्यक्ति या संस्था की सहायता से अपनी कृतियों का अंग्रेजी या रूसी में अनुवाद करवाते हैं। किसी बड़े भारी सेठ के यहाँ या सरकार के यहाँ ऊंचे किस्म की नौकरी। तो ये साहित्यकार और उसके जीवन की वास्तविकता यहाँ खोल कर रख दी है। किसने? रचनाकार मुक्तिबोध जी ने। अब आगे देखिए। अब मुझे बताइए कि ये वर्ग क्या तो यथार्थ प्रस्तुत करेगा या क्या आदर्शवाद। तो वो यहाँ प्रश्न कर रहे हैं कि जिस साहित्यकार के जीवन का उद्देश्य धन है, अर्थ है, यश है, तो क्या वो समाज का यथार्थ प्रस्तुत करेगा या यह आदर्शवाद। और स्वामी विवेकानंद आज से कई 100 वर्ष पहले ये घोषित कर चुके हैं, भारत के उच्चतर वर्ग नैतिक रूप से मृतक हो गए। और ये बात पहले विवेकानंद ने कह दी है। क्या कह दी है? कि भारत का जो उच्च वर्ग है वो कैसा है, नैतिक रूप से उनका पतन हो गया। सही गलत जन कल्याण की बातें उनके पल्ले नहीं पड़ती है। अब भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या बता, नैतिकता के स्थान पे आज क्या आ गया है उच्च वर्ग में? अवसरवादिता है, सौदेबाजी है। मतलब अपने फायदे के बारे में बस सोचना, नफा नुकसान के बारे में सोचना, बस यही चलता है। आगे देखते हैं कि देखिए आज का जो उच्चतर वर्ग था वो कैसा था। आज का जो उच्चतर वर्ग था वो अधिक जड़ और अधिक प्रतिगामी हो गया। प्रतिगामी मतलब पीछे की ओर जाना, ठीक है, पीछे की ओर वो चला गया है। और इसके बाद रचनाकार जो है जनता के बारे में भी कुछ बातें बताते हैं। कुछ लोगों के लिए, रचनाकारों के लिए जनता कैसी है इस विषय में भी वो अपनी बातें रखते हैं। जनता समूह है वो अज्ञ है, अंधकारग्रस्त है, वो जलती ही भीड़ बन जाती है, उसका साथ मत दो। ये सब क्या है? ये सब रचनाकारों का एक समूह है जो ऐसी सोच रखता है। पश्चिमी विचार पत्र, पश्चिमी विचारकों द्वारा, मतलब साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत तरह के लोग हैं और जनता को भीड़ साबित करने में लगे रहते हैं। विचारों के माध्यम से विचारधाराएं निकली हैं और कई विचारधाराएं अलग अलग है। फिर विश्वविद्यालयों में भी भ्रष्टाचार है, उसकी भी बात वो करते हैं कि प्रचार के कई तरीके हैं। तो गोष्ठी हो गया, परिसंवाद, लेखन, प्रकाशन। जनता से घृणा नहीं करते। कहने का भाव यह है कि विचार और विचारधारा का प्रचार प्रसार यूनिवर्सिटियों के माध्यम से, विश्वविद्यालयों के माध्यम से होता ही है। और जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति एक जैसा हो, ये रचनाकार का मत है। वो कहते भी है कि सब नए कवि जनता को घृणा नहीं करते। कुछ ऐसे भी हैं जो प्रतिक्रियावादी विचारधारा को अपनाते हैं, विचारधारा नहीं है, ठीक है। आगे वो चारित्रिक संकट की बातें बताते हैं, गुट दल की बातें बताते हैं। और भारत में जो उच्च वर्ग है वो पश्चिमी साम्राज्यवादी विचारधारा को भी अपनाकर चलता है। तो उच्च वर्ग के बारे में बहुत तरह की बातें रचनाकार बताते हैं, अर्थात सामाजिक विषमता को वो दर्शाते। मैंने अभी बताया था ना आपको कि यहाँ पर सामाजिक विषमता की भी बात की गई है कि उच्च वर्ग कैसा है, निम्न वर्ग कैसा, निम्न या साधारण वर्ग कहें या जनता की बात जिसे हम कह रहे हैं। लाभ और लोभ, समझदारी को देखता रहता है ये उच्च वर्ग। और अंत में क्या है, ज्यादा से ज्यादा टुच्चा और ओछा होता चला जाएगा। और फिर वो क्या कहते हैं कि अब वो क्या करेंगे, अब वो बताते हैं कि कहानी की
कोई मासिक पत्रिका मुझे कम से कम 15-20 रुपए दे दे। मतलब वो क्या चाहते हैं, सोचता हूं कि अपनी इस प्रदीर्घ कविता मतलब लंबी कविता को किसी कहानी का रूप दे दूं। क्यों? क्योंकि उसका अंत उन्हें पसंद नहीं आया, तो वो गद्य तो लिखना ही चाहते, क्योंकि अब उन्हें भी धन चाहिए, क्योंकि समाज जो है धन, यश और प्रतिष्ठा इसी के ही इर्द गिर्द घूम रहा है। संभव है कहानी के कोई मासिक पत्रिका मुझे कम से कम 15-20 रुपए दे दे। ये रचनाकार का विचार है, मुक्तिबोध कह रहे हैं। और इससे मैं अपने मित्रों के सामने ये सिद्ध कर सकूंगा कि मैं अयोग्य नहीं हूँ और रुपए कमा सकता हूँ। कुंजी लिखने का काम मैं 4 दिन के बाद करूंगा। क्यों? ठीक है ना। तो वो कुंजी भी लिखना चाह रहे थे, लेकिन लंबी कविता लिखते वक्त वो एक ही काम में डूबे हुए थे। तो उम्मीद है आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी और एक लंबी कविता का अंत जो निबंध है, इसकी महत्वपूर्ण बातें मैंने आपके समक्ष रखी है। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप नोट करें और परीक्षा में यह उपयोगी सिद्ध होंगी, ऐसी मेरी आशा है। आज की कक्षा यहीं तक। एक नए वीडियो के साथ मैं शीघ्र आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।